लगभग 40 करोड़ लोग, 50,000 पुलिसकर्मी, 3,000 AI बेस्ड CCTV कैमरे और 4,000 हेक्टेयर जमीन पर हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, महाकुंभ। Yes, this is really the largest, क्योंकि ऐसे इवेंट पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं होता, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट कंट्री से एक जगह मिलते हैं। और अगर आपको ये सुनकर सरप्राइज हो तो ये एक ऐसा मोमेंट है जो हर 144 साल में एक बार आता है। मतलब हमारे जनरेशन के लिए ये पहली और आखिरी बार होगा। तो ये कुंभ मेला क्या है? Why do people come from all over the world to this place सिर्फ एक बार डुबकी लगाने के लिए? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये मेला कब से शुरू हुआ और कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ और कब होगा? आज हम इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम सिर्फ कुंभ मेला की धार्मिक इम्पोर्टेंस के बारे में ही नहीं, बल्कि इससे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में भी जानेंगे। बट बिफोर दैट जान लेते हैं इस महाकुंभ के पीछे पुरानी हिस्ट्री क्या है। मैं मैसी हूँ और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। और छोटा चैनल है तो बड़ा करने के लिए आपका तो हेल्प चाहिए ही है, तो कर देना सब्सक्राइब। कुंभ एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कलश या रिचुअल पॉट। इसके पीछे दो मेन स्टोरीज है और दोनों कहानियां एक ही जगह से शुरू होती है, देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन। कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा के शाप से देवता कमजोर हो गए थे और उनकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो गई थी। तब असुर देवता पर अटैक कर रहे थे। देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास है। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे अपनी शक्तियां वापस चाहते तो उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। तो समुद्र मंथन तो इतना आसान तो है नहीं, ये काम देवता अकेला नहीं कर सकते। इसलिए डिसाइड किया गया कि असुर भी इसमें शामिल होंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वो पहले पीने वाला सबसे ताकतवर होगा। मंथन से कई चीजें निकली और आखिरकार अमृत का कलश या अमृत का कुंभ बाहर आया। फिर देवता और असुरों के बीच युद्ध शुरू हुआ। फिर भी देवताओं अमृत को लेकर भागने लगे और 12 दिव्य दिन तक भागते रहे। हिंदू धर्म में एक दिव्य दिन का मतलब एक इंसान के साल के बराबर होता है। इस दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी के 4 जगह पर गिर गई थी और उन 4 जगह का नाम है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। एक और कहानी है जो इसके काफी सिमिलर है। जब समुद्र मंथन के बाद अमृत का कलश उठा, भगवान विष्णु ने गरुड़देव को उस कलश को उनके पास ले जाने का आदेश दिया था। और जब गरुड़देव उस कलश को ले जा रहे थे तो उन्होंने 4 जगह पे विश्राम किया था। ये 4 जगह है प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और इसी धार्मिक विश्वास और आस्था के चलते माना जाता है कि ये 4 जगह हिंदू धर्म के लिए अत्यंत पुण्य स्थल है। इसलिए कुंभ मेला के इस पुण्य तिथि पर यह स्नान करना इंसान के जीवन के सारे पाप धुलने का एक विशेष अवसर होता है। इसी वजह से कुंभ मेला के इस अवसर पर देश विदेश से अलग अलग संस्कृति और भाषाओं के लोग यहाँ एक बार स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ स्नान करना ही सब कुछ नहीं होता। साधारण लोगों के साथ यहाँ हजारों साधु और सन्यासी भी इकट्ठा होते हैं और आपस में कई तरह के स्पिरिचुअल ज्ञान आदान प्रदान करते हैं। इसी वजह से कुंभ मेला को सिर्फ एक पुण्य तीर्थ नहीं बल्कि एक ज्ञान तीर्थ भी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये चारों जगह प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार बराबर महत्वपूर्ण है तो डिसाइड कैसे होता है कि किस साल कौन से जगह पर कुंभ मेला आयोजन होगा? और सबसे बड़ी बात, किस साल के किस समय पर कुंभ मेला का आयोजन होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? चलो अगले चैप्टर में ये समझने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक क्योंकि 12 दिव्य दिन यानी जो इंसानों के लिए 12 सालों के बराबर होते हैं, उतने साल तक देवता और असुरों के बीच अमृत का कलश को लेकर युद्ध चला था। इसी वजह से हर 12 साल के बाद पुण्य कुंभ का आयोजन होता है और इसके बीच में प्रयागराज में हर 6 साल बाद एक कुंभ का आयोजन होता है, जिसे अर्ध कुंभ कहते हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है वो सबसे अलग है, क्योंकि ये 12 पूर्ण कुंभ के बाद होने वाला है, यानी एक महाकुंभ जो कि पूरे 144 साल के बाद आता है।
अब ये डिसाइड कैसे होता है कि कुंभ का आयोजन किस समय होगा? इसके पीछे भी काफी कॉम्प्लेक्स ज्योतिष शास्त्रीय गणनाएं होती है। मैं खुद ये चीज उतना समझ नहीं पाता और शायद मेरी तरह और भी लोग इसे समझ नहीं पाते। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शनि की स्पेसिफिक पोजीशंस यानी ग्रहों की स्थिति इस बात को तय करता है कि कुंभ का आयोजन कब होगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब ये चारों ग्रह एक सीधी लाइन में है तब महाकुंभ का पुण्य लगना होता है और ये युग एक बार सिर्फ इस साल हुआ है, 144 साल के बाद हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस महाकुंभ के लिए प्रयागराज को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे ना केवल ज्योतिषीय गणना है बल्कि शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है, क्योंकि ये वह स्थान है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है। हिंदू धर्म में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि खुद भगवान ब्रह्मा ने इस त्रिवेणी संगम पर पहला यज्ञ किया था। यही कारण है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन के लिए सबसे परफेक्ट माना जा गया है। कुछ रिसर्चर का मानना है कि पहला कुंभ मेला लगभग 800 साल पहले आदि शंकराचार्य के समय में शुरू हुआ था। कुंभ मेला का कितना प्राचीन है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो। पुराणों के अनुसार ये कुंभ मेला सत्ययुग से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पवित्र स्नान की परंपराएं चल रही है। इसके अलावा अगर हम लिखित इतिहास की बात करें तो गौतम बुद्ध का मेसिम निकाय ग्रंथ में भी इस आयोजन का उल्लेख किया गया है। कुंभ मेला का मेंशन सिर्फ शास्त्रों और पुराणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका जिक्र हिस्ट्री में भी मिलता है। गुप्ता डायनेस्टी और मुगल शासनों के दौरान भी प्रयागराज में कुंभ मेला का पुण्य स्नान के उल्लेख है। इसी वजह से पूर्ण कुंभ तो 4 जगह पर मनाया जाता है, लेकिन महाकुंभ का ग्रैंड आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। अब सवाल उठता है, इस बार प्रयागराज में महाकुंभ के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की गई है और धार्मिक इम्पोर्टेंस के अलावा कुंभ मेला का और क्या रोल है। चलिए इन सब बातों को समझते हैं। 12 साल पहले यानी 2013 में जब पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ था, तब अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ लोग एकत्रित हुए थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च टीम ने तब ऑब्जर्व किया था कि कुंभ मेला और उसी समय ब्राजील में होने वाला फीफा फुटबॉल मैच के कंपैरिजन में कुंभ मेला ज्यादा शांतिपूर्ण और यूनिक ह्यूमन गैदरिंग था। फिर 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 24 करोड़ लोग शामिल हुए। यह नंबर उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन से भी काफी ज्यादा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस कुंभ मेला को दुनिया के लार्जेस्ट गैदरिंग के रूप में रजिस्टर किया है। यूनेस्को ने 2013 में पूर्ण कुंभ को कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के विश्व मंच पर एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में दर्शाता है। लेकिन इस बार का मेला और भी खास है, क्योंकि यह ना सिर्फ अर्ध कुंभ है, ना पूर्ण कुंभ, बल्कि महाकुंभ। इसीलिए इस बार आयोजन भी उसी लेवल पर किए गए हैं। अनुमान है कि इस बार प्रयागराज में लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन से भी लगभग दुगना है। इस विशाल क्राउड को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्चा किया। यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर के स्कॉलर्स इस प्रकार के क्राउड मैनेजमेंट पर रिसर्च करने आ रहे हैं। सरकार ने मेले के ड्यूरेशन के लिए प्रयागराज को एक अलग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। टोटल 13 नए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और टेम्पोररी ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। विजिटर एकोमोडेशन, 24/7 पोर्टेबल वाटर सप्लाई, एम्बुलेंस सर्विसेज और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पर भी खास ध्यान दिया गया है। विजिटर्स की सेफ्टी के लिए 50,000 पुलिस तैनात किए गए हैं। साथ ही 3,000 AI बेस्ड CCTV कैमरास, हाईटेक ड्रोन्स और इंटेलिजेंस फोर्सेस भी डेवलप की गई है। नहाने के टाइम कोई डूब न जाए या किसी और एक्सीडेंट से बचने के लिए 50 घाट और 300 डाइवर्स, अंडर वाटर रोबोट्स, 125 एम्बुलेंस और 4 वाटर एम्बुलेंस तैनात है। पार्किंग के लिए लगभग 5 लाख गाड़ियों की कैपेसिटी और बहुत कुछ अरेंजमेंट किया गया है। गूगल मैप्स के माध्यम से प्रयागराज के हर कोने, गली और शॉप को ट्रैक करने के लिए इंतजाम किया गया है और फ्री वाईफाई तो है ही। इस सब को मिलाकर इस बार के कुंभ मेला का टोटल गवर्नमेंट बजट लगभग 13,000 करोड़ है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मेला में अगर कोई व्यक्ति भीख भी मांगे तो वो करोड़पति बन सकता है। और ये बात सच भी क्यों ना हो,
क्योंकि एक छोटी चाय की दुकान लगाने के लिए 12 लाख का खर्चा होता है, और अगर आप खाने की दुकान लगाते हैं तो लगभग 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इस महाकुंभ के 50 करोड़ लोगों की ट्रांजैक्शन से स्टेट और देश की इकोनॉमी को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट तो मिलेगी, ये आशा की जा रही है। ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं और उम्मीद है कि इसमें हमें कुंभ मेला और इस साल के महाकुंभ से जुड़ी सारी बातों को जवाब दिया होगा। अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और अगर मुझसे थोड़ा गलती भी हो गई हो तो बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। सब अच्छे से रहो, सुख से रहो, शांति से रहो। सबसे ज़रूरी बात, यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब भी करके जाओ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।